नमस्कार। नई उम्मीदें, नई ऊर्जा और नए हफ्ते के साथ नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हर सुबह अवसर लेकर आती है आपार और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका। कृतिका, सुप्रभात। सुप्रभात भावना, शुक्रिया। तो सीधे तौर पर अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे नए भारत की, साथ ही आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्लोवाकिया दौरे के बारे में, जहां प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ तो वहीं आत्मनिर्भर होते भारत और आर्थिक विकास की झलक भी आपको दिखाएंगे भावना। बिल्कुल। और खेल जगत की बात करें कृतिका, तो भारतीय महिलाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ लहरा दिया है परचम। साथ ही टेक टॉक में भी नजर डालेंगे कि तकनीक की दुनिया में क्या कुछ नया हो रहा है। इसके साथ अगर अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को समाप्त करने का समझौता क्या सच में हो गया है और क्या इस पर हस्ताक्षर भी अब जल्द होंगे? यानी कि अगला 1 घंटा पावर पैक्ड रहने वाला है। तमाम बड़ी खबरें और अपडेट्स आपको देने वाले हैं। चलिए नए सवेरे की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत। आज स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। ईरान डील फाइनल होने का ट्रंप ने किया ऐलान। कहा टोल फ्री होगा हॉर्मुज। 19 जून को स्विट्जरलैंड में होंगे दस्तखत। डील की घोषणा के बाद गिरे तेल के दाम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से कमर्शियल फ्लाइट्स की शुरुआत। यूपी समेत देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई ऊर्जा। बागी टीएमसी सांसदों ने स्पीकर से मांगी लोकसभा में अलग बैठने की जगह। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का ऐलान। तो वहीं ममता गुट की दलील, जिस पार्टी के लिए चिन्ह पर जीते उससे अलग गुट बनाना असंवैधानिक। खेल की खबरों में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम का अभियान जीत के साथ शुरू। हरमनप्रीत की टीम ने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से दी मात। चलिए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं और खबरों को विस्तार से जानते हैं, जहां सबसे पहली खबर जो है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्लोवाकिया दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा पर है। 1993 में स्लोवाक गणराज्य की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का पारस्परिक तौर तरीकों से स्वागत किया गया। उनका अभिनंदन स्लोवाक संस्कृति और परंपरा के अनुरूप हुआ। स्लोवाक संस्कृति में इस तरह का स्वागत आतिथ्य, सम्मान और सद्भावना का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के शानदार अभिनंदन की कड़ी में पारंपरिक स्लोवाक लोक नृत्य प्रस्तुति भी हुई। वहीं लूचनित्सा कला दल ने प्रधानमंत्री का स्वागत वंदे मातरम के सामूहिक गायन के साथ किया। साथ ही एक स्लोवाक बैंड महादेव कीर्तन प्रोजेक्ट ने वैदिक मंत्रों और भक्ति संगीत की प्रस्तुति देकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री यहाँ पर स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुँचे तो यहाँ पर
महादेवा कीर्तन प्रोजेक्ट की ओर से उनका स्वागत किया गया। आप देख रहे हैं भगवान महादेव की यहाँ पर मूर्ति है और ये लोग जो भजन उस वक्त गा रहे थे वो भारत के भजन थे। तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ स्लोवाकिया में महादेवा कीर्तन प्रोजेक्ट कैसे है। तो मारेक मेरे साथ हैं। दरअसल मारेक भारत गए थे और क्या कुछ हुआ था मैं आपको बताऊंगा। When I first time visit India, I started to love mantras, and mantras give me something that any other music don't. That something bigger inside of mantras, and I needed to do it like my spiritual practice. And all of us, it's mantras became spiritual practice, and this gift of mantras I would love to spread to people here in this small area of the world called Slovakia, to bring them this power, this option of kind of meditation or all miracle about it. So that's why I needed to do it in this way for people. When you created this band or Mahadeva Kirtan project, what is the response of Slovak people for your project? It's beautiful. It's slowly become bigger and bigger. Yeah, but we also play in Czech Republic and Austria, and the response is very beautiful. मारेक बता रहे हैं किस तरह से जो भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है, जो भारत की सनातन संस्कृति है, उससे किस तरह से मारेक ने प्रेरणा ली। वो भारत गए और उन्होंने जो भारत के भजन हैं, कीर्तन हैं, उनको स्लोवाक म्यूज़िक के साथ मिलाया। और आप देख रहे हैं इन्होंने पूरा एक यहाँ पर टीम बनाई हुई है और ये स्लोवाक म्यूज़िक के साथ जो भारत के भजन कीर्तन हैं उनको इन्होंने मिला के यहाँ पर स्लोवाकिया के अंदर तैयार किया है। और काफ़ी अच्छा जो स्लोवाकिया के लोग हैं वो इसको पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो भारत की सभ्यता है, भारत की जो संस्कृति है, उसका प्रभाव कोसों दूर यहाँ स्लोवाकिया में भी दिखाई दे रहा है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा से। और जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो उनसे मिलने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने भी काफी खुशी जाहिर की है। लोगों ने इसे बेहद यादगार पल बताया और उस दौरान की ये तस्वीरें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की यात्रा पर है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पहुंचे हैं और आज कई कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। G7 बैठक से पहले इस यात्रा को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है। साथ ही उद्योग जगत के कई बड़े प्रतिनिधियों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया पहुंच चुके हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्लोवाकिया की प्रधानमंत्री की ये यात्रा है। और आपने देखा कि किस तरह से भारी समुदाय में यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। काफ़ी लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर आए और आप लोगों की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री से, कैसा क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लगा। इंडिया के पहले प्रधानमंत्री हैं जो स्लोवाकिया है, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा ये बात जानकर कि दोनों देशों में दोस्तियाँ बढ़ रही है। बहुत अच्छा लगा उनसे हाथ मिलाने से। तो बहुत हम्बल है, बहुत पेशेंस है, बहुत एक्टिव है। बहुत अच्छा लगा। ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा लगा उन्हें मिल के। जय श्री राम। बहुत ज़बरदस्त, जैसे उनकी एनर्जी है, हम सबको भी एनर्जी उन्होंने हमारी अब कर दी। धन्यवाद उनका आने के लिए स्लोवाकिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए किस तरह का उत्साह यहाँ पर, आप देखिए किस तरह का उत्साह है लोगों में। और अभी अभी इन सब की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, काफी उत्साहित हैं ये सब लोग। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, ब्रातिस्लावा, स्लोवाकिया से। आइए भारत और स्लोवाकिया के रिश्तों के बारे में बात करते हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों का असर व्यापार में भी साफ देखने को मिल रहा है। स्लोवाक सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार आपको बताते हैं 2024 में भारत स्लोवाकिया द्विपक्षीय व्यापार $1 अरब को पार करते हुए रिकॉर्ड $1.3 अरब दर्ज किया गया। वहीं 2025 की अगर हम बात करें तो ये व्यापार की और ज़्यादा बढ़ गया और $1.8 अरब तक पहुंच गया। इसमें भारत ने स्लोवाकिया को $1.5 अरब का निर्यात और साथ ही स्लोवाकिया से $28.4 करोड़ का आयात किया गया। और व्यापार के अलावा राजनयिक स्तर पर भी स्लोवाकिया भारतीय हितों के पक्ष में खड़ा रहा है।
स्लोवाकिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता रहा है। साथ ही स्लोवाकिया ने 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की भी कड़ी निंदा करते हुए भारत के साथ एकजुटता दिखाई थी। तो यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारत और स्लोवाकिया के रिश्ते अपने आप में एक नया मोड़ यहाँ से लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया की यात्रा पर है और जिस तरीके से दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ रहा है, ऐसे में दोनों देशों के बीच गर्माहट और नजदीकियां साफ तौर पर देखी जा सकती है। बिल्कुल, और इनका सीधा असर अगर हम देखें तो आगे आने वाले समय में नजर भी आएगा। और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच में लगातार बढ़ता सहयोग, एक तरह से हम देखें तो विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी का रूप इस समय ले रहा है, जिसमें रक्षा क्षेत्र में स्लोवाकिया की हथियार बनाने वाली कंपनी ग्रैंड पावर कोयम्बटूर के पास अपनी एक सहायक कंपनी स्थापित करने की प्रक्रिया में है। वहीं सितंबर 2023 में भारत और स्लोवाकिया ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी के आदान प्रदान पर एक एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए थे। जून 2017 में भारत ने स्लोवाकिया की पहली सैटेलाइट SK क्यूब को भी लॉन्च किया था। और इसके साथ ही भारत और स्लोवाकिया के बीच साइबर सुरक्षा, डिजिटल समेत अन्य उभरती हुई तकनीकों पर भी सहयोग पर भी चर्चा चल रही है। तो स्लोवाकिया के नित्रा शहर में टाटा मोटर्स के जगुआर लैंड रोवर का प्लांट होने के अलावा TCS और कई अन्य भारतीय कंपनियां वहां इस समय सक्रिय भी हैं और साथ ही स्लोवाकिया में करीब 11,000 भारतीय प्रवासी रहते हैं। स्लोवाकिया में योग, आयुर्वेद और भारतीय व्यंजनों की भी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। तो चाहे वो व्यापार हो, आर्थिक प्रगति हो, योग, आयुर्वेद या फिर संस्कृति को एक दूसरे के साथ जोड़ना हो, ऐसे में दोनों देश इस समय पास आते हुए नजर आ रहे हैं। यूरोप का एक देश है स्लोवाकिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्लोवाकिया की यात्रा पर गए हैं तो यहाँ से कई क्षेत्रों में साझेदारी मिलती हुई, बनती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, और इससे पहले अभी फिलहाल में किस तरीके से संबंध है वो हमने आपको बताया और इस पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी स्लोवाकिया की राजधानी में इस वक्त मौजूद है चंद्रशेखर जोशी, सीधा उनका रुख करेंगे। चंद्रशेखर, एक तरह से भारत और स्लोवाकिया के जो रिश्ते हैं वो आपसी मजबूत होते नजर आ रहे, चाहे आर्थिक स्तर पर हम देखें, व्यापार स्तर पर, या फिर जो आपसी संस्कृति है उनको भी साझा किया जा रहा है। और स्लोवाकिया के संबंधों की बात करें तो दुनिया में ऐसे बहुत कम देशों के संबंध हैं जो इतनी तेजी से आगे बढ़े हैं। जिस तरह के आंकड़े अभी आपने बताए हमारे दर्शकों को, उसके अनुसार आप देखिए कि पिछले 3-4 साल में दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो किस तरह से आगे बढ़ा है। और उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम स्लोवाकिया की बात करें तो यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं और जो स्लोवाकिया के लोग हैं उनको भारतीय संस्कृति, भारतीय योग की हम बात करें, भारतीय आयुर्वेदा की हम बात करें, उसमें काफी कुछ इंटरेस्ट है। तो ये संबंध अब यहाँ से और आगे बढ़ेंगे क्योंकि 1993 के बाद पहली बार 1993 में जब चेकोस्लोवाकिया से अलग होकर के स्लोवाकिया अलग देश बना था, उसके बाद पहली बार कोई भारत के प्रधानमंत्री यहाँ स्लोवाकिया की यात्रा पर आए हैं। और कल जैसा कि आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे तो किस तरह से उनका जो यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोग हैं उन्होंने स्वागत किया, काफी उत्साह उन लोगों में यहाँ पर देखा गया। हमने ये भी अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से एक स्लोवाक बैंड जो भारतीय जो भजन कीर्तन है, भारतीय जो सनातन सभ्यता है उससे प्रेरित होकर एक बैंड यहाँ पर बना जिसमें स्लोवाक और भारतीय भजन कीर्तनों को मिला करके अपना एक बैंड बनाया, वो भी यहाँ पर काफी फेमस है जी। और आज की अगर हम बात करें तो आज प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली है स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री से, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति से प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी। और उसके अलावा प्रधानमंत्री एक यहाँ पर अज्ञात सैनिकों का एक स्मारक है, वहां पर जाकर प्रधानमंत्री अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण यात्रा रहने वाली है और जिस तरह के संबंध अभी दोनों देशों के बीच में चले आ रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की आज की जो बातचीत होगी, जो बैठकें होंगी, उसके बाद ये संबंध एक नए आयाम को छुएंगे और ये संबंध और एक तरह से कहा जा सकता है कि उच्चीकृत हो जाएंगे। बिल्कुल, ये संबंध एक नई गति पकड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन G7 से जिस तरीके से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया गए हैं, किन मायनों में इस यात्रा को खास माना जाए, किन किन क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ सकती है और साथ ही साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रति जो राष्ट्र प्रथम नीति है और जिस तरीके से दूसरे देशों के साथ साझेदारी बढ़ाता हुआ इस समय भारत नजर आ रहा है, क्या कुछ खास नजर आ रहा है चंद्रशेखर यहाँ पर आपको? बिल्कुल, देखिए स्लोवाकिया की हम बात करें तो मध्य यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और जो यूरोपियन यूनियन है उसके बीच में
ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है। तो इस ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा कहीं न कहीं स्लोवाकिया और भारत के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको भी मिलेगा। और खासकर स्लोवाकिया की हम बात करें तो इसको कार कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ पर कारों का उत्पादन होता है और भारत की भी टाटा की जो लैंड जैगुआर कंपनी है वो यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा दूसरी भारतीय कंपनियां भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो मुख्य दोनों देशों के संबंधों का एक मुख्य आधार है अभी तक वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है। जी। जो व्यापार दोनों देशों के बीच में होता है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर कारों का निर्माण होता है और भारत में जो ऑटोमोबाइल या ऑटो पार्ट्स के जो निर्माता हैं उनको यहाँ पर एक्सपोर्ट करने का मौका मिलता है, काफी उनको फायदा होता है। इसके अलावा हम टेक्सटाइल की बात करें, हम टायर की बात करें, हम मोबाइल फोन्स की बात करें, ये सब भारत यहाँ स्लोवाकिया को निर्यात करता है जी। और इसका फायदा कहीं न कहीं भारतीय एक्सपोर्टर्स को होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब तकनीक बदल रही है, तकनीक आगे बढ़ रही है, तो भारतीय आईटी कंपनियों के लिए भी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कोप है। चाहे हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें, डिजिटल सेक्टर की हम बात करें और साइबर सिक्योरिटी की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो काफी कुछ यहाँ पर भारतीय कंपनियों के लिए है। और पिछले 2-3 साल में हमने देखा है कि ये व्यापार दोनों देशों के बीच में दुगना हो गया है और ये काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए नए क्षेत्र यहाँ पर खुल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि व्यापार काफी यहाँ पर गति पकड़ेगा। उसके अलावा भारतीय योग है और भारतीय संस्कृति है जिसमें बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कई क्षेत्रों में यहाँ साझेदारी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिर चाहे वो तकनीक का क्षेत्र हो और दोनों देशों में जो ऑटोमेटिव के क्षेत्र में जो साझेदारी बढ़ रही है वो साफ तौर पर दिखा रही है कि एक नए आयाम को ये जो रिश्ते हैं वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्लोवाकिया से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में थे, जहां भारत और फ्रांस के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की अहम बैठक हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जबकि फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की। बैठक में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही रणनीतिक, आर्थिक और रक्षा सहयोग समेत विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। और वहीं राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके सफल सबसे लंबे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये कार्यकाल भारत को सुदृढ़ बनाने की उनकी दृढ़ता दर्शा रहा है। Dear Prime Minister, I would like to congratulate you, of course, for being here, but also because a few days ago you've become the Prime Minister with the longest serving time since the independence of India. This long run says a lot about your determined action with the strength of your country and its wonderful assets and your leadership. So we are very proud to have you here. फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात का एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो के बैकग्राउंड में सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म धुरंधर का गाना सुनाई देता है। तो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ पसंद भी किया जा रहा है। साथ ही वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों के बीच अच्छी केमिस्ट्री भी दिख रही है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात का ये वीडियो शेयर किया है। और इसी बीच नया सवेरा में रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हर सुबह भारत एक नए सपने के साथ जागता है और हर सपने को, हर प्रगति को एक शक्ति आगे बढ़ाती है। पिछले 12 वर्षों में बढ़ते कोयला उत्पादन और मजबूत सप्लाई के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती मिली। विकास को जिम्मेदारी और भविष्य से जोड़ते हुए पर्यावरण और विविधीकरण को भी नई दिशा मिली, क्योंकि प्रगति सिर्फ संरचनाओं में नहीं, लोगों के जीवन में भी नजर आनी चाहिए। और इसी सोच के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिली नई ऊर्जा यही है कोल इंडिया। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए आप देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिका और ईरान के लंबे संघर्ष के बाद शांति के बादल इस समय अब नजर आ रहे हैं। दोनों देश नाकेबंदी को हटाने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए शांति फ्रेमवर्क पर सहमत हो गए हैं। इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी शुल्क के खोलने की पूरी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी को तुरंत हटाने की अनुमति देने की भी बात कही। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ डील अब पूरी हो गई है और हॉर्मुज शुक्रवार को खुल जाएगा। साथ ही ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी खत्म करने का आदेश दिया है। इसको लेकर ट्रंप का कहना है कि डील पर आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार यानी 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगा। हालांकि पोस्ट में ये नहीं बताया गया कि ईरान के साथ हुई डील में क्या क्या शामिल है। इस डील के बाद यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली भी ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने को तैयार हो गए हैं। तो यहाँ ये बड़ी खबर, ट्रंप का एक बड़ा ऐलान कि 19 जून को इस जो शांति समझौता दोनों देशों के बीच हुआ है, जो ट्रंप का दावा है, वो स्विट्जरलैंड में उस पर हस्ताक्षर होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ईरान के शांति समझौते के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतों में बदलाव आया है। दरअसल ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दुनिया के जहाजों के इंजन को चालू करने और तेल को बहने दो का बयान दिया था, जिसके बाद ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स में 4% की गिरावट आई है, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में 4.6% से ज्यादा गिर गया है। वहीं शांति समझौते के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चिंताजनक बयान भी दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अमेरिका के साथ अंतिम परमाणु समझौता नहीं करता है तो अमेरिका फिर से तेहरान पर सैन्य हमले शुरू कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका पश्चिम एशिया में एक तरह से संरक्षक की भूमिका निभा सकता है और बदले में क्षेत्र की कमाई का 20% हिस्सा ले सकता है। वहीं ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जो समझौता हुआ है उससे हॉर्मुज स्ट्रेट को हमेशा के लिए बिना किसी शुल्क के इस्तेमाल के लिए खुला रखा जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध के बावजूद उन्होंने इजराइल को परमाणु विनाश के खतरे से बचाया है। तो यहाँ डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान आता हुआ, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है, ये दावा किया है कि 19 तारीख को दोनों देशों के बीच जिस प्रस्तावित समझौते पर बात हुई है उस डील पर समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे और ये स्विट्जरलैंड में होंगे। अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से ये जो युद्ध चल रहा था और उस पर जो युद्ध विराम है वो आगे क्या मोड़ लेता है। बिल्कुल, इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ ही नजर डाल लेते हैं और भी तमाम खबरों पर। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां तृणमूल कांग्रेस से बगावत करने वाली सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने नया दावा करके ममता गुट के लिए मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। 19 सांसदों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी सामने आने के बाद कल जब ममता के करीबी सुदीप बंदोपाध्याय ने भी बगावत का झंडा बुलंद कर लिया तो ममता का खेमा जो है वो हैरान रह गया। ये सभी सांसद बंगाल बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर जुटे थे, लेकिन इसके बाद काकोली ने यह कहकर और हलचल पैदा कर दी कि बागी सांसदों की संख्या 20 से बढ़कर 22 हो गई है। अब ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये सवाल इस समय उठ रहा है कि यदि सुदीप बनर्जी 20वें सांसद हैं तो बाकी 2 बागी सांसद आखिर कौन है, जिनके बारे में काकोली घोष इस समय लगातार दावा कर रही हैं। तो 20 सांसद पहले ही टीएमसी से बागी हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार जो टीएमसी के साथ लंबे समय से जुड़ी रही और अब जब वे अलग हुई हैं तो उन्होंने कहा है कि ये 20 नहीं 22 सांसद हैं।
अब ये सस्पेंस ये बरकरार है कि आखिरकार ये दो सांसद कौन है। डॉक्टर काकोली घोष यहाँ क्या कुछ कह रही है, आइए आपको सुनवाते हैं। सांसद थे, एआईटीसी से हमारा जो नाराजगी है वो उन्हें बताए, अलग से बैठने का मांग की और हम लोग कहा कि हम मर्ज कर रहे हैं, हम जो एआईटीसी के हैं ये पार्टी हम मर्ज कर रहे हैं नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी। तो डॉक्टर काकोली घोष दस्तेदार यहाँ साफ तौर पर कह रही हैं कि एनसीपीआई के साथ हम विलय कर रहे हैं, जो टीएमसी से जो सांसद हैं वो अलग हुए हैं। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए वो नाम दिखाते हैं, वो चेहरे दिखाते हैं जो 20 सांसद टीएमसी से अलग हुए हैं। जी हाँ, जिसमें सबसे पहला नाम काकोली घोष, दूसरा जगदीश चंद्र वसुनिया, खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान। इसके साथ ही मुर्शिदाबाद से सांसद है अबू ताहिर खान, पार्थ भौमिक, बापी हलदार, सायोनी घोष। ये तमाम वो नाम जो टीएमसी से बागी हो चुके हैं। माला रॉय, मिताली बाग, दीपक अधिकारी, कालीपत सोरेन। तो ये वो 20 नाम जो अब टीएमसी का दामन छोड़ चुके हैं और एनसीपीआई के साथ विलय करने के लिए तैयार हैं। जून मालिया, अरूप चक्रवर्ती, डॉक्टर शर्मिला सरकार और प्रसून बंदोपाध्याय। इसके साथ असित कुमार माल, शताब्दी रॉय, रचना बनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय। यानी कि वो 20 नाम जो अब एनसीपीआई का साथ निभाएंगे। और अब लग रहा है कि ममता और उनकी पार्टी टीएमसी के सामने शिवसेना और एनसीपी जैसी चुनौती खड़ी हो गई है। कैसे ये चुनौती खड़ी हुई है, शिवसेना में क्या हुआ था, आइए आपको बताते हैं कि कैसे ये स्थिति पैदा हो रही है। जी हाँ, अगर शिवसेना की अगर हम बात करें तो 55 में से 40 विधायक शिंदे के साथ हो गए, जिसमें से करीब ये कह सकते हैं कि 73% विधायक बागी गुट में और 19 में से 12 सांसद शिंदे गुट में। अब पार्टी पर नियंत्रण की लड़ाई जो अभी भी है, लेकिन इसके साथ ही एनसीपी में आखिर क्या हुआ था उस पर भी एक नजर डालना बेहद जरूरी है, क्योंकि एनसीपी की अगर हम बात करें तो उसमें ज्यादातर विधायक जो है वो अजीत पवार के साथ हो गए और पार्टी 2 हिस्सों में बट गई थी। और जब पार्टी 2 हिस्सों में बटी तो संगठन और नेतृत्व पर जो दावा है वो दोनों तरफ से आने लग गया कि आखिरकार एनसीपी है किसकी। चुनाव चिन्ह पर जो संशय बना रहा कि किसका ये चुनाव चिन्ह है एनसीपी का, और ये विवाद कोर्ट तक पहुंच गया था, जिसके बाद सबने देखा कि क्या हुआ एनसीपी के साथ। यानी कि अब जो टीएमसी की हालत है वो कहीं ना कहीं शिवसेना और एनसीपी जैसी ही लग रही है, क्योंकि अब टीएमसी से अलग हुए 20 सांसद ये दावा कर रहे हैं कि वे अलग गुट बनाकर एनसीपीआई में अपना विलय कर लेंगे। तो ये बड़ी खबर डॉक्टर काकोली घोष दस्तेदार जो टीएमसी के साथ एक बड़ी उनकी वफादार सांसद रही है, लेकिन अब ये बागी होते हुए सारे सांसद नजर आ रहे हैं टीएमसी से। बिल्कुल, और तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद काकोली घोष के नेतृत्व में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से सदन में अपने गुट के सांसदों को अलग बिठाने की मांग उनकी तरफ से की गई और ये भी जानकारी दी गई कि वो अपने गुट का विलय नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी के साथ कर रहे हैं। काकोली का कहना है कि उनके साथ 20 सांसद हैं जो तृणमूल के 28 सांसदों के 2/3 से ज्यादा है और वो टीएमसी से अलग होकर एनडीए के साथ काम करेंगे। तो लोकसभा में अलग बैठने की जगह मिले, ये कहना है डॉक्टर काकोली घोष दस्तेदार का। उन्होंने लोकसभा स्पीकर से ये अपील की है कि जो भी सांसद अब टीएमसी से अलग हुए हैं उनको अलग से बैठने की जगह मिले सदन में। सौरभ दत्ता जुड़ गए हैं कोलकाता से ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, सबसे पहला सवाल तो ये है कि डॉक्टर काकोली घोष दस्तेदार 22 सांसदों का दावा कर रही हैं। अभी तक 20 सांसद तो पता है हमें कि वो कौन है, 20 सांसद, उनके नाम, उनके चेहरे हम सबको पता चल चुके हैं जो एनसीपीआई के साथ निभाने वाले, लेकिन वो 2 सांसदों पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि ये 2 सांसद और कौन है? भावना, देखिए कल जो हुआ उसके बाद जो बागी विधायकों का जो गुट है उसमें संदीपन साहा से यही बात पूछा गया था, तो संदीपन साहा पर उस पर टिप्पणी किया जो नेशनल वर्किंग जो कमेटी है जो सुदीप बंदोपाध्याय के जाने के बाद फिर एक बार ममता बनर्जी को चेंज करना पड़ा, क्योंकि सुदीप बंदोपाध्याय, माला राय, सायोनी घोष वो सारे बागी हो गए हैं अभी। तो इसके लिए जब चेंज करना पड़ा तो संदीपन साहा ने कहा, जो बागी विधायक गुट के नेता है, उन्होंने कहा कि आगे चल के ऐसे और भी सारे बदलाव लाने पड़ेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी जिनको ही वहां पर वर्किंग कमेटी में रख रहे हैं वो अगले दिन ही नहीं रह रहे हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जाके अभी भी जो 8 सांसद है उस 8 सांसद में अभिषेक बनर्जी का नाम है, कल्याण बनर्जी का नाम है, सजदा अहमद का नाम है, तो ऐसे बहुत सारे जो 8 सांसद अभी भी है उसमें से कोई भी कभी भी जो खेमा है खेमा बदल सकता है, ऐसा सुनने को आ रहा है। लेकिन अभी जो सवाल ये है
कि ये जो 20 सांसद अलग ब्लॉक की मांग कर रहे थे, फिर जाके एनसीपीआई के साथ वो उसका विलय हो गया। तो उसके साथ साथ जो बाकी विधायक हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि 18 से लोकसभा में भी बादल अधिवेशन का, मानसून अधिवेशन का सत्र शुरू हो रहा है, यहाँ पे राज्य में भी शुरू हो रहा है। तो उसमें वो लोग क्या करेंगे? तो इसका चलते अभी तक उनका कहना है कि हम ही असली टीएमसी है, और इसको चलते कल अखरुज जमान जो वहाँ जो बागी गुट के और एक नेता है, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो सिंबल है, सिंबल को कर इलेक्शन कमीशन के पास वो लोग जाएंगे। और अगर आप सुदीप बनर्जी का भी बयान देखेंगे तो सुदीप बनर्जी भी यही कह रहे हैं कि अलग ब्लॉक करने से काफी सारे दिक्कतें आ सकती थी, लीगली काफी सारी दिक्कतें आ सकती थी, इसलिए उन्होंने रीजनल पार्टी जो है वो नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, उसके साथ उन्होंने विलय किया, और आगे चल के वो भी अदालत जाएंगे सिंबल के लिए, असली तृणमूल वो है, दावा करेंगे। तो कहीं ना कहीं जाके ये दिखने को मिल रहा है कि ममता बनर्जी के साथ ना तो जनता है, ना उनके अपने सांसद और विधायक है, सभी खुद को असली तृणमूल दावा करके वो अलग होना चाहते हैं। इसके ठीक है, आपके पास वापस आएंगे सौरभ, लेकिन इसके साथ ही अगर एनसीपीआई की बात करें जिसमें विलय की बात कही गई, और इसको लेकर आखिर कितनी ताकत है उसकी, ये जानना भी इस वक्त बेहद जरूरी है, क्योंकि त्रिपुरा में पंजीकृत ये पार्टी है एनसीपीआई, जिसका लगातार जिक्र हो रहा है। हालांकि इसका कोई सांसद नहीं है और ना ही कोई विधायक है इसका। तो नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया राज्य में सीमित राजनीतिक उपस्थिति है एनसीपीआई की, और टीएमसी बागियों से अचानक चर्चा में विलय से पहचान एनसीपीआई की बढ़ गई है। तो हालांकि अगर ताकत की बात की जाए तो उतनी ताकतवर ये राजनीतिक लिहाज से, और अगर पुराना इसका रिकॉर्ड देखा जाए तो उतना नहीं है, लेकिन जैसे ही टीएमसी के बागी विधायक और सांसद अलग हुए हैं और एनसीपीआई के साथ इनके विलय की बात चली है, ऐसे में एनसीपीआई की लोकप्रियता यहाँ बढ़ गई है। सौरभ एक बार हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं, सौरभ का रुख करेंगे। सौरभ, जिस तरीके से एनसीपीआई की अब हम बात कर रहे हैं, हालांकि राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो उतनी लोकप्रिय नहीं है, विधायक सांसद भी नहीं है, लेकिन आखिरकार टीएमसी के जो ये बाकी सांसद हैं उन्होंने एनसीपीआई के साथ विलय करने का क्या निर्णय लिया, क्या उसके पीछे की रणनीति रही? 2022 साल में इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ था। 2023 की त्रिपुरा में जो असेंबली इलेक्शंस हुआ था उसमें 5 सीटों में ये पार्टी की जो उम्मीदवार है वो खड़े हुए थे। भले ही उनको 5 सीटों में 800 से ज्यादा वोट नहीं मिला। जहांगीर आली नाम का एक कैंडिडेट था, सिर्फ उनको ही खुद को 600 वोट मिला था। लेकिन यहाँ पर हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के सकराइल जो है, सकराइल में इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन एक ऑफिस है। काकोली घोष दस्तीदार और सुदीप बनर्जी जी का जो ये जो कदम है, इसका एक कारण ये है कि अगर वो अलग से ब्लॉक मांगते थे तो ब्लॉक अलग से टीएमसी में रहकर अलग से ब्लॉक मांगना ये कहीं ना कहीं जाके लीगली चैलेंज हो सकता था। तो इसीलिए जैसे 2/3 उनके पास बहुमत है, इसके जरिए उनको अलग अगर पार्टी से के साथ उनका अगर विलय होता है तो वो जो लीगली जो कानून है वो उस कानून के तहत वो नहीं आएंगे, ऐसा ही उनका कहना है। अब आगे चल के उनका कहना है कि इसके सिंबल के लिए वो मांग करेंगे। कल भी स्पीकर के साथ जो बैठक हुआ वो संसद में भी अलग एक घर अपनी जो काम करने के लिए एक अलग एक घर की मांग किए हैं। तो आगे चल के देखना होगा कि वो लोग इस पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं या कि ये एक अभी के लिए एक बंदोबस्त है और आगे चल के वो जो असली टीएमसी है, जो टीएमसी का जो सिंबल है उसके लिए मांग करने के लिए अदालत चाहिए। इसके साथ ही क्या ये कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ ममता बनर्जी चौतरफा घिरी हुई सत्ता परिवर्तन के बाद में 4 मई के बाद में, अब उनकी चुनौतियां और ज्यादा बढ़ती हुई कहीं ना कहीं नजर आती हैं एनसीपीआई के आने के बाद? उनकी चुनौती दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। एक तो उनके अपने सांसद उनके पास नहीं रह रहे हैं। सांसद, विधायक, जो भी नेता, उन्होंने पिछले 15 साल में ये पार्टी को खड़ा करके 1998 साल में जब टीएमसी बना कांग्रेस से बाहर होकर फिर जाके जो संघर्ष चला उसने उन्होंने अपनी कहने का मतलब ये है कि वो तो दिखा रहे थे कि एक बहुत मजबूत पार्टी उन्होंने खड़ा किया है, लेकिन वो मजबूत पार्टी असल में रेत के ऊपर खड़ा था। वो आज साफ दिख रहा है कि टीएमसी के अपने सांसद, विधायक, काउंसिलर्स उनके साथ नहीं रह रहे हैं। तो आगे चल के एक तो मुश्किल ही उनके पास चुनौती तो बढ़ ही रहा है कि उनको पार्टी को वो एकजुट नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ ये है कि वो काफी सारे घोटालों के आरोप में भी घिरे हुए हैं। उनके काफी सारे नेता जो अब भी उनके साथ हैं, उनके खिलाफ काफी सारे घोटाले के आरोप है। उनकी खुद के भतीजे अभिषेक बनर्जी कल भी
जो विधानसभा हस्ताक्षर मामला था उसमें उन्होंने सीआईडी के पास गए थे। 8 घंटे से भी ज्यादा उनको पूछताछ किया गया। आज भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला में उनका समन है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में है। ये ईडी का मामला है और इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इस मामले में कानूनी संरक्षण अभिषेक बनर्जी को नहीं है। तो फिर आज वो जाएंगे या नहीं जाएंगे उस पर भी नजर रखना पड़ेगा। लेकिन आप दोनों छोर पर ही टीएमसी कहीं ना कहीं, खास करके ममता बनर्जी, और अगर स्पष्ट करें तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं घिरी हुई है। बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी है इस समय टीएमसी और चौतरफा घिर चुकी है ममता बनर्जी। चुनौतियां बहुत है, मुश्किलें बहुत है आगे। जो पार्टी एक समय पे मजबूत पार्टी मानी जाती थी, आज उसी के सभी के कई सांसद जो है टीएमसी से अलग हो गए हैं। तमाम जानकारियों के साथ सौरभ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ चलिए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 साल पूरे कर लिए हैं और इन 12 सालों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर बढ़ चला है। और पिछले 12 सालों में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम भी उठाए हैं। मोदी सरकार के 12 सालों के कामकाज पर डीडी न्यूज एक सीरीज चला रहा है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इन सालों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बदलाव आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। पिछले 12 वर्षों में भारत की विदेश नीति ने नई पहचान बनाई है। भारत अब सिर्फ वैश्विक मंचों का हिस्सा नहीं बल्कि कई मुद्दों पर दिशा तय करने वाली ताकत बनकर उभरा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने खुद को एक सक्रिय प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। आइए दिखाते हैं आपको। पिछले 12 सालों में भारत ने अलग अलग वैश्विक और क्षेत्रीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी निभाई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सितंबर 2023 में नई दिल्ली में हुई G20 अध्यक्षता रही। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के संदेश के साथ भारत ने विकास और समावेशिता पर जोर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया बंटी हुई थी, लेकिन भारत ने G20 में सर्वसम्मति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पारित कराकर बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल की। इस घोषणा में ग्लोबल साउथ की चिंताओं को प्रमुखता दी गई। अब यही सोच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के क्षेत्र में भी दिखाई दे रही है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में 100 से अधिक देशों और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का फोकस जिम्मेदार और भरोसेमंद AI फ्रेमवर्क तैयार करने पर रहा। AI को मशीन सेंट्रिक से ह्यूमन सेंट्रिक कैसे बनाएं, संवेदनशील और उत्तरदायी कैसे बनाएं, यही इस ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट का मूल उद्देश्य है। पिछले 12 वर्षों में भारत की विदेश नीति के प्रमुख आयामों की बात करें तो इसमें पड़ोसी प्रथम नीति, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक विजन, क्वाड सहयोग, वैक्सीन मैत्री पहल, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, G20 अध्यक्षता 2023, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, मुक्त व्यापार समझौते और डिजिटल कूटनीति जैसे प्रमुख बिंदु रहे। नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत ने बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों के साथ कनेक्टिविटी, ऊर्जा और विकास सहयोग को मजबूत किया। पड़ोसी देशों और विकासशील देशों को संकट के समय मदद देकर भारत ने खुद को भरोसेमंद साझेदार के रूप में पेश किया। लुक ईस्ट से आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट नीति के जरिए भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत की। आसियान देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। विदेश नीति का एक अहम पहलू प्रवासी भारतीयों से जुड़ाव भी रहा। दुनिया के अलग अलग देशों में आयोजित कार्यक्रमों के जरिए भारत ने अपने प्रवासी समुदाय से सीधा संवाद मजबूत किया। मुक्त व्यापार संधि भारत की एक सफल डिप्लोमेसी के मानक के रूप में उभरी है। इसने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति में एक नया आयाम जोड़ा और दुनिया को संदेश दिया है कि भारत किसी लड़ाकू ब्लॉक का हिस्सा नहीं बल्कि विकास के लिए सहयोग का सहभागी है।
भारत ने काफी कम समय में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए और इनमें 38 देश शामिल हैं। काफी लंबे समय से लंबित भारत यूरोपीय समुदाय के बीच में संपन्न फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा गया। अब भारत अमेरिका के साथ भी इसी तरह की डील करने के करीब है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है आज एक फॉरेन पॉलिसी का एक आधार बन गई है। इससे मुझे लगता है कि जो भारत का आयात निर्यात या जो एक वैश्विक ट्रेड है उसमें भारत का एक शेयर अब बढ़ेगा और इसके नतीजे लगभग अगले 5 से 10 साल में आएंगे। तो जो 2047 की एक नींव हम कर रहे हैं जो कि इकोनॉमिकली भारत एक स्ट्रांग होगा आर्थिक रूप से, उसमें ये एफटीओ का एक रोल होगा। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, युवा आबादी और सक्रिय कूटनीति ने भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने खुद को एक ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित किया है जो वैश्विक मुद्दों पर प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने ये साफ कर दिया है कि संघर्ष के समय में भारत स्वतंत्र रूप से फैसले लेता है और उसने दुनिया को बार बार ये संदेश भी दिया कि ये युद्ध का नहीं, बुद्ध का समय है। भारत ने दिखा दिया है कि वो अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है। तो ये तो बात रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 सालों की, लेकिन इसके साथ ही आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज है सोमवार का दिन और नया सवेरा में अब बारी है साइंस स्पार्क की। एआई की दुनिया में टोकन्स क्या होते हैं, एआई कैसे काम करता है और जेफरी हिंटन आखिर क्यों है इसके असली गॉडफादर। ये जानने के लिए आइए चलते हैं गौरव के पास जो आपको बताएंगे कि साइंस पार्क में क्या कुछ नया है आज खास। आज पूरी दुनिया में एक ऐसी तकनीक की चर्चा हो रही है जो इंसानी इतिहास की दिशा ही बदल सकती है। ये तकनीक ना कोई नई मशीन है, ना कोई नया ईंधन और ना ही कोई नई दवा, बल्कि ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। आज एआई कविताएं लिख रहा है, इंसानों जैसी बातचीत कर रहा है, बीमारियों का पता लगा रहा है, फिल्मों के दृश्य बना रहा है, वैज्ञानिक खोजों में मदद कर रहा है और यहां तक कि कंप्यूटर को खुद सीखने की क्षमता भी दे रहा है। कई विशेषज्ञ इसे बिजली और इंटरनेट के बाद मानव सभ्यता की सबसे बड़ी क्रांति मान रहे हैं। लेकिन आखिर एआई है क्या? ये सोचता कैसे है? क्या ये सचमुच इंसानों की तरह समझ सकता है? जेफरी हिंटन जैसे वैज्ञानिकों को एआई का गॉडफादर क्यों कहा जाता है और आखिर ये टोकन्स क्या होते हैं जिनके बारे में एआई की दुनिया में बार बार चर्चा होती है? साथ ही एआई की दुनिया में हाल के वर्षों में कौन से बड़े बदलाव हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है? तो आइए साइंस स्पार्क के इस बेहद रोमांचक और भविष्य को आकार देने वाले विषय को आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि क्या है एआई और यह कैसे काम करता है? देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि एआई किसी इंसान की तरह सोचता है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। एआई के अंदर एक विशाल गणितीय प्रणाली होती है जिसे न्यूरल नेटवर्क्स कहा जाता है। यह मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन से प्रेरित है। जब एआई को अरबों शब्द, लाखों तस्वीरें और अनगिनत उदाहरण दिखाए जाते हैं, यानी उसमें फीड किए जाते हैं, तो वो उनमें छिपे हुए पैटर्न्स सीखना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए अगर आप लिखते हैं कि भारत की राजधानी ... तो एआई अपने प्रशिक्षण के दौरान देखे गए अरबों वाक्यों के आधार पर अनुमान लगाता है कि इसका जवाब दिल्ली होगा। एआई का पूरा खेल इसी अनुमान पर आधारित है। यह जादू नहीं करता, बल्कि विशाल मात्रा में डेटा से सीखे गए पैटर्न के आधार पर अगला सबसे संभावित उत्तर तैयार करता है। जितना ज्यादा डेटा और कंप्यूटर पावर, उतना ही अधिक सक्षम एआई होता है और इस पूरे प्रोसेस को टोकन्स द्वारा मैनेज किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर ये टोकन्स क्या होते हैं जिनकी एआई की दुनिया में इतनी चर्चा होती है। देखिए, अगर एआई को एक विशाल डिजिटल दिमाग माना जाए तो टोकन्स उसकी भाषा के अक्षर यानी कि ईंटें और निर्माण सामग्री है।
जब आप चैट जीपीटी या किसी दूसरे एआई से कोई सवाल पूछते हैं तो एआई आपके पूरे वाक्य को एक साथ नहीं पढ़ता, बल्कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिन्हें टोकन्स कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो टोकन्स वो डिजिटल भाषा है जिनके बिना एआई ना आपकी बात समझ सकता है और ना ही आपको जवाब दे सकता है। यही वजह है कि एआई की दुनिया में टोकन्स को उसका ईंधन, उसकी शब्दावली और उसकी बुद्धिमत्ता की बुनियादी इकाई माना जाता है, जिसकी नींव जेफरी हिंटन ने रखी थी। ऐसे में सवाल आता है कि जेफरी हिंटन कौन है और उन्हें एआई का गॉडफादर क्यों कहा जाता है? देखिए, अगर आज एआई दुनिया बदल रहा है तो उसके पीछे कुछ महान वैज्ञानिकों का दशकों का योगदान है और उनमें सबसे बड़ा नाम जेफरी हिंटन का है। कनाडा के इस वैज्ञानिक ने 1980 के दशक में न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग पर काम शुरू किया था, जब ज्यादातर लोग मानते थे कि यह तकनीक कभी सफल नहीं होगी। लेकिन हिंटन और उनकी टीम ने साबित किया कि कंप्यूटर भी विशाल डेटा से सीख सकते हैं। आज चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड और लगभग सभी आधुनिक एआई सिस्टम डीप लर्निंग की उसी नींव पर खड़े हुए हैं, जिसे हिंटन ने विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही वजह है कि उन्हें गॉडफादर ऑफ एआई कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि हाल के वर्षों में उन्होंने एआई की अपार शक्ति के साथ साथ उसके संभावित खतरों को लेकर भी दुनिया को चेतावनी दी है और कहा है कि एआई मानवता के लिए अवसर भी है और चुनौती भी। अब सवाल आता है कि हाल के वर्षों में एआई की दुनिया में कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में एआई की प्रगति इतनी तेज रही है कि कई विशेषज्ञ इसे तकनीकी इतिहास की सबसे तेज क्रांतियों में से एक मानते हैं। जेनरेटिव एआई ने टेक्स्ट, तस्वीर, वीडियो और संगीत बनाना संभव कर दिया। आज एआई कुछ सेकंड में लेख लिख सकता है, फोटो बना सकता है, वीडियो तैयार कर सकता है और जटिल कंप्यूटर कोड भी लिख सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में एआई नई दवाओं की खोज में मदद कर रहा है, मेडिकल स्कैन में बीमारियां पहचान रहा है और जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े मुद्दों पर शोध को तेज भी कर रहा है। कई कंपनियां एआई एजेंट्स विकसित कर रही हैं जो भविष्य में इंसानी सहायक की तरह कई कार्य अपने आप कर सकेंगे। यही वजह है कि दुनिया भर की सरकारें और कंपनियां एआई में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं, जो कि एआई को इंसानों की मदद से आगे बढ़ा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल एक नई तकनीक नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के अगले अध्याय की शुरुआत है। ये डॉक्टरों को बेहतर इलाज खोजने में मदद कर सकती है, वैज्ञानिकों की खोजों को तेज कर सकती है, छात्रों की पढ़ाई आसान बना सकती है और दुनिया की कई जटिल समस्याओं का समाधान खोज सकती है। आज एआई की भाषा टोकन से शुरू होती है, लेकिन उसका प्रभाव पूरी मानवता के भविष्य तक पहुंच सकता है। इसीलिए आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि एआई कितना शक्तिशाली बनता है, बल्कि यह होगा कि इंसान इस शक्ति का इस्तेमाल कितनी समझदारी और जिम्मेदारी के साथ करता है। क्योंकि भविष्य सिर्फ एआई का नहीं होगा, बल्कि इंसान और एआई एक साथ मिलकर बनाए गए नए संसार का निर्माण करते हुए नजर आएंगे। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और इसी के साथ नया सवेरा में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। भाई मेड इन इंडिया, भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना। कुछ साल पहले तक स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो।
LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ एश्योर्ड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि आखिर क्या है आज एक दिन एक उत्सव में खास। आपको ले चलते हैं केरलम के ओचेरा, जहां सदियों पुरानी मार्शल परंपरा ने आज उत्सव का रूप ले लिया है। इस उत्सव में जिस मंदिर के पास मनाया जाता है वहां ना तो कोई गर्भगृह है और ना ही भगवान की प्रतिमा। हर साल मलयालम का महीना मिथुनम आते ही केरलम का छोटा सा कस्बा ओचिरा सांस्कृतिक रंगों में डूब जाता है। कोल्लम और अलप्पुझा जिलों की सीमा पर बसा यह शांत शहर मध्य जून की नम हवाओं में अचानक एक प्राचीन रणभूमि में बदल जाता है और यहाँ हर वर्ष खेला जाता है ओचिरा काली, एक ऐसा सांस्कृतिक युद्ध जो न सिर्फ मार्शल आर्ट का प्रदर्शन है बल्कि इतिहास, आस्था और सामुदायिक एकता का अद्भुत संगम भी है। यह विशाल पानी से भरा हुआ खेत प्राचीन ओचिरा परब्रह्म मंदिर के ठीक बगल में स्थित है। ओचिरा का परब्रह्म मंदिर खुद में एक अनोखी जगह है। यहाँ न कोई गर्भगृह है, न कोई मूर्ति, सिर्फ विशाल बरगद के पेड़ हैं, जिनकी छाया में बैठकर लोग उस परब्रह्म निराकार सर्वव्यापी चेतना की पूजा करते हैं। शायद यही कारण है कि यहाँ का युद्ध भी निराकार भक्ति का रूप ले लेता है। ओचिरा काली मध्यकालीन संघर्षों की याद में मनाया जाता है। यह परंपरा केरल की प्राचीन और शक्तिशाली मार्शल कला कलरियापट्टू से जुड़ी है, लेकिन समय के साथ यह युद्ध सैन्य अभ्यास से आगे बढ़कर एक सामुदायिक उत्सव बन गया है। जब उत्सव शुरू होता है तो सैकड़ों प्रतिभागी नन्हे बालकों से लेकर अनुभवी बुजुर्ग तक दो टीमों में बढ़ जाते हैं। वे घुटनों तक कीचड़ में उतरते हैं, लकड़ी की छड़ियां हवा में घूमती हैं, ताल पर ताल पड़ती है और फिर शुरू होता है अनोखा पारंपरिक नृत्य। यह युद्ध नहीं बल्कि एक सामूहिक प्रदर्शन है। कोई किसी को चोट नहीं पहुंचाता बल्कि खिलखिलाते हुए एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। आज के दौर में जब लोग अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं, ओचिरा काली हमें याद दिलाता है कि सच्ची परंपरा वह है जो लोगों को एक साथ लाए, उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाए और आध्यात्मिक रूप से जोड़े। यह उत्सव सिर्फ केरल की मार्शल विरासत को नहीं बल्कि उसके सामुदायिक सद्भाव और सहनशक्ति को भी जीवित रखे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब देख लेते हैं खबरें खेल जगत से, हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 में भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 17 ओवर में सिर्फ 106 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के धीरज बोमदेवरा और युवा कुमकुम मोहोत ने तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर रिकर्व मिक्स टीम स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मिडफील्डर मनप्रीत सिंह ने भारतीय हॉकी इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। नीदरलैंड्स के रॉटरडैम में उन्होंने महान खिलाड़ी दिलीप तिर्की के 412 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। और अब आपको खबरें दिखाते हैं फुटबॉल विश्व कप की। चार बार की विजेता जर्मनी ने विश्व कप में पहली बार खेल रही कुराकाओ को 7-1 से मात दी। ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप ई के मैच में जर्मनी ने 6 मिनट में पहला गोल किया। हालांकि कुराकाओ ने 21वें मिनट में बराबरी का गोल दागकर सबको चौंका दिया। इसके बाद जर्मनी ने कोई मौका नहीं दिया और एक के बाद एक गोल करते हुए मैच को 7-1 से अपने नाम कर लिया। कुराकाओ आकार और जनसंख्या के हिसाब से विश्व कप में हिस्सा लेने वाला सबसे छोटा देश है।
जापान ने 2 बार पिछड़ने के बाद वापसी की और फीफा विश्व कप में अपने पहले मैच में नीदरलैंड्स के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। मैच का पहला हाफ थोड़ा नीरस रहा, लेकिन दूसरे हाफ में रोमांचक खेल देखने को मिला। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि नीदरलैंड्स मैच जीतने में कामयाब रहेगी और जापान की ओर से अगर हम देखें तो कामादा ने आखिरी मिनट में गोल करते हुए मैच को ड्रॉ कराने में कामयाबी पाई। और इसी के साथ नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हर पारी की तरह आपको कुछ दिखाते हैं मनमोहक झलकियां। जी हाँ, और आज की ये झलकियां हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखी गई इंद्रधनुष की, जहां आकाश में बारिश के बाद पानी की बूंदें और सूर्य के प्रकाश से मिलने से बनने वाला एक प्राकृतिक प्रकाशीय और मनमोहक दृश्य। आपका भी दिन यूं ही रंग बिरंगा रहे, इसी मनोकामना के साथ मुझे, कृतिका और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।